नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई बढ़िया मस्त चल रही होगी। आज जिस टॉपिक पर अपन डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। आज की क्लास में अपन देखेंगे भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का क्या क्या उल्लेख है, उसे क्या क्या शक्ति प्राप्त है और भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का कहाँ पर उल्लेख है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ पर है। तो हाई कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच है। आगे देखो दोस्तों, सन 1862 में बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यानी कि दोस्तों, फिर ऐसा प्रश्न आता है कि भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, तो बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में। और कब हुई, तो सन 1862 में। इसके 4 साल बाद दोस्तों सन 1864 में एक और उच्च न्यायालय की स्थापना होती है और वो होती है इलाहाबाद में। आगे है संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय का प्रावधान है, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 हमसे कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय अवश्य होगा। आगे अनुच्छेद 230। अनुच्छेद 230 में बताया गया है कि संसद विधि अर्थात कानून बनाकर राज्य के उच्च न्यायालय का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश में भी कर सकती है। यानी कि एक राज्य के उच्च न्यायालय का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश में भी हो सकता है। आगे अनुच्छेद 231। 231 में बताया गया है कि संसद द्वारा 2 या अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है, अर्थात 2 राज्यों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का है। आगे अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में अलग से उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे दिल्ली में, और ये 1966 में बना था। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का पर्सनली भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है और किसी राज्य के उच्च न्यायालय का विस्तार भी केंद्र शासित प्रदेश तक हो सकता है। आगे वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों, और जो 25वां यानी कि सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय बना वो बना है अमरावती में, आंध्र प्रदेश में, जनवरी 2019 में। इसके बाद है दोस्तों सन 2013 में निर्मित उच्च न्यायालय। यानी कि सन 2013 में कौन कौन से न्यायालय निर्मित हुए थे, तो 3 न्यायालय बने थे दोस्तों। पहला है त्रिपुरा में, दूसरा बना था मेघालय में और तीसरा बना था मणिपुर में। इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक बनेगी दोस्तों मेरे 3 में। 3 से त्रिपुरा, में से मेघालय और म से मणिपुर। दरअसल दोस्तों क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है ना, वो हमें फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन अवश्य पूछता है कि सन 2013 में निर्मित उच्च न्यायालय के नाम बताइए, और वो हमें 3 राज्यों के 4 ऑप्शन देगा, जिसमें एक ने ऑप्शन में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर जरूर देखा। तो हमें पता होना चाहिए कि 2013 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आगे दोस्तों वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिनका संयुक्त उच्च न्यायालय, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय कौन कौन से, और वे उच्च न्यायालय जिनका विस्तार 2 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में भी है। तो पहला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का क्षेत्र पंजाब व हरियाणा तथा चंडीगढ़ तक है। यानी कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में पंजाब व हरियाणा 2 राज्य आते हैं। आगे दोस्तों दूसरा है एर्नाकुलम उच्च न्यायालय। एर्नाकुलम उच्च न्यायालय के अंतर्गत केरल एवं लक्षद्वीप का क्षेत्र आता है, अर्थात केरल एवं लक्षद्वीप का संयुक्त उच्च न्यायालय एर्नाकुलम उच्च न्यायालय है। तीसरा है मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास वर्तमान नाम चेन्नई, इसके अंतर्गत तमिलनाडु व पुडुचेरी का क्षेत्र आता है। होता है दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र आता है। आगे है मुंबई उच्च न्यायालय। मुंबई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली व दमन दीव का क्षेत्र आता है, अर्थात इन चारों का संयुक्त उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय है। आगे है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत भी 4 क्षेत्र आते हैं, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड। आगे श्रीनगर उच्च न्यायालय। श्रीनगर उच्च न्यायालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का क्षेत्र आता है, अर्थात जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख इनका संयुक्त उच्च न्यायालय श्रीनगर उच्च न्यायालय है। आगे बात करें दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु योग्यता है। यानी एक व्यक्ति को यदि न्यायाधीश बनना है तो उसके अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए ताकि वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सके।
सर्वप्रथम योग्यता है दोस्तों भारत का नागरिक हो, यानी कि जिसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। मूल रूप से भारत का नागरिक हो ये जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि संविधान में बस इतना उल्लेखित है भारत का नागरिक हो। मूल रूप से भारत का नागरिक हो ये उल्लेखित नहीं है। कोई विदेशी आकर भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, बस उसके लिए शर्त ये होगी कि उसे भारत की नागरिकता लेनी होगी। दूसरी योग्यता है दोस्तों किसी भी राज्य में 10 वर्ष तक राज्य न्यायिक सेवा में रहा हो। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं करता हो तो दूसरी कंडीशन है किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, यानी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करी हो, तब वह न्यायाधीश बन सकता है। आगे दोस्तों बात करें नियुक्ति की, तो नियुक्ति का संविधान में अनुच्छेद 217 में उल्लेख है और नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किंतु कोलेजियम की सिफारिश पर। यानी कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे किंतु जो कोलेजियम सिफारिश करेगा तब। अब आपके मन में सवाल उठता है सर कोलेजियम क्या होता है? तो कोलेजियम में 5 सदस्य होते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है तथा 4 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। जैसे पुराने जमाने में 5 लोगों की पंचायत पंच पंचायत होती थी, वैसे ही कोलेजियम होता है। इनका गठन होता है जिसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और इनसे मिलकर कोलेजियम बनता है और कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आगे है 99वां संविधान संशोधन 2014। इस संशोधन में यह प्रावधान हुआ कि एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस संविधान संशोधन को समाप्त कर दिया। यानी कि जो 99वां संविधान संशोधन हुआ 2004 में, उसमें एक प्रावधान हुआ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होगा, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई आयोग नहीं बनेगा और इस संविधान संशोधन को उन्होंने समाप्त कर दिया। आगे बात करें शपथ की, तो शपथ का प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 219 में और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा राज्यपाल या उनके प्रतिनिधि द्वारा। आगे त्यागपत्र, तो कोई न्यायाधीश है जो अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 217 में है। आगे बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश का होता है 62 वर्ष की आयु तक, यानी कि 62 वर्ष की आयु तक मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर बना रहेगा। इसका उल्लेख भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात करें वेतन की, यानी कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन कौन देगा और कितना देगा, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 221 में। मुख्य न्यायाधीश को वेतन राज्य की संचित निधि से मिलेगा और पेंशन मिलेगी केंद्र की संचित निधि से। यानी कि मुख्य न्यायाधीश जिस राज्य में नियुक्त है, मुख्य न्यायाधीश की सैलरी वह राज्य देगा और न्यायाधीश की पेंशन के बाद, यानी कि जब उसका रिटायरमेंट हो जाएगा 62 वर्ष की आयु के बाद, तो उसे पेंशन केंद्र की संचित निधि देगी। आगे दोस्तों कार्यकाल से पूर्व हटाना, यानी कि कोई न्यायाधीश है जिसे कार्यकाल से पूर्व हटाना है, तो इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में। बात करें कारण की, तो ऐसा क्या कारण है जिससे उस न्यायाधीश को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व हटाया जा रहा है? तो इसके लिए 2 कारण होते हैं। पहला है सिद्ध कदाचार, यानी कि अनुचित व्यवहार, और दूसरा होता है अक्षमता, यानी कि उस पद के योग्य न हो। तब इन 2 कारणों के लिए एक न्यायाधीश को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद द्वारा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित होगा। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है फिर उसके पश्चात राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। संसद में एक प्रस्ताव पारित करना होगा 2/3 बहुमत से। यदि वो बहुमत से पारित होता है तो राष्ट्रपति के आदेश से न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। आगे दोस्तों अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करेगा, यानी कि 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित बातें हैं। न्यायाधीश का स्थानांतरण भी राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर ही होगा, यानी कि जैसे नियुक्ति हुई थी वैसे ही स्थानांतरण भी होगा। आगे अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 215 में बताया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी कार्यवाही होगी वो लिखित रूप में सुरक्षित रखी जाए। आगे बात करें दोस्तों अनुच्छेद 216 की, तो 216 में उच्च न्यायालय के गठन की बात बताई गई है।
न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि राष्ट्रपति द्वारा, जैसे कि राजस्थान में उच्च न्यायालय के गठन के समय न्यायाधीशों की संख्या 11 + 1 12 थी। यानी कि दोस्तों जब राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई तब इनके न्यायाधीशों की संख्या 12 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 49 + 1 = 50 हो गई है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है तो वो राष्ट्रपति बढ़ाएंगे। आगे दोस्तों अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224 में अपर न्यायाधीश का उल्लेख है। अपर न्यायाधीश बोले तो यदि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कोरम पूरा ना हो तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में हो सकती है। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ है उच्च न्यायालय का कोरम पूरा करने के लिए जब जिला स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है तो उन न्यायाधीशों को अपर न्यायाधीश कहा जाता है। आगे अनुच्छेद 226 में बताया गया है कि नागरिकों के मौलिक व कानूनी अधिकारों का हनन हो जाए तो उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। पहली रीट है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका लैटिन नाम है हेबियस कार्पस। इसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत। दूसरी रीट है दोस्तों परमादेश। परमादेश को लैटिन भाषा में मैंडेबस कहा जाता है और इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। तीसरी है प्रतिषेध। प्रतिषेध का लैटिन नाम है प्रोहिबिशन, जिसका अर्थ होता है रोकना। और चौथी है उत्प्रेक्षण, जिसे सर्सियोरी लैटिन भाषा में कहते हैं और इसका अर्थ होता है सूचना देना। पांचवी अधिकार परीक्षा, जिसे को वारंटो लैटिन भाषा में कहते हैं और उसका अधिकार है किस अधिकार क्षेत्र में, उसका अर्थ है किस अधिकार क्षेत्र में। और छठा है इंजेक्शन, अंतरिम राहत। इन रीटों को दोस्तों अपन विस्तार से आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों उच्च न्यायालय के प्रारंभिक एवं मूल क्षेत्राधिकार, यानी कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से। पहला है दोस्तों विवाद, तलाक व वसीयत से संबंधित, यानी कि इन सभी से संबंधित सुनवाई उच्च न्यायालय में होगी। दूसरी है संविधान की व्याख्या से संबंधित। तीसरी है मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित। और चौथी है संसद या विधानमंडल के चुनाव से संबंधित। इन सभी से संबंधित सुनवाइयां उच्च न्यायालय में होगी। आगे है राजस्थान की कुछ रियासतें थी दोस्तों जिनमें पहले से उच्च न्यायालय जैसी व्यवस्था थी। वो रियासतें निम्न थी: जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर व अलवर। इन रियासतों में पहले से ही उच्च न्यायालय जैसी व्यवस्था थी। आगे दोस्तों 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन होता है। यानी कि दोस्तों फिर प्रश्न है कि राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन यानी कि गठन कब हुआ था, तो 1949 में। और उसका उद्घाटन कब हुआ है तो 29 अगस्त 1949 को। और इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। आगे है संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम न्यायाधीश थे कैलाशनाथ वाचु और सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का था। इसके बाद एक और मुख्य न्यायाधीश है जिनका न्यूनतम कार्यकाल है, उनका नाम है सुनील अंबुवानी, जिनका कार्यकाल न्यूनतम था। आगे है 1956 में सत्यनारायण राव समिति बनी। यानी कि 1956 में एक समिति बनी थी सत्यनारायण राव समिति। इसकी सिफारिश पर एक खंडपीठ की स्थापना हुई, जयपुर खंडपीठ की। 1957 में जयपुर खंडपीठ को समाप्त कर दिया गया और 1976 में पुनः शुरू किया और जयपुर खंडपीठ में 31 जनवरी 1977 से कार्य प्रारंभ किया था। जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत दोस्तों 15 जिले आते हैं और जो वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो है पंकज मित्तल। राजस्थान में कुल 36 जिला न्यायालय, 33 जिलों के 33 न्यायालय, 2 जोधपुर में और 3 जयपुर में, जो कुल मिलाकर 36 जिला न्यायालय है। आगे नागौर का जो जिला न्यायालय दोस्तों वो मेड़ता में है और बाड़मेर का जिला न्यायालय बालोतरा में है। आज की क्लास में इतना ही साथियों, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा और थैंक यू।